हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स का वर्क सिद्धांत है। उसके बारे में कुछ पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको कि वर्ग संघर्ष में मार्क्स के राजनीतिक विचारधारा की विवेचना कीजिए, या फिर कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत बताइए। तो ये आंसर में लिखना है इसका कि मार्क्स के वर्ग से संघर्ष सिद्धांत। तो पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज यहाँ पर। तो पहला पॉइंट में लिखना है, मार्क्स के विचारधारा में वर्ग संघर्ष की अवधारणा धारणा को विशेष महत्व प्राप्त है। साम्यवादी घोषणा पत्र के अनुसार आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में बोला है कि मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत में सदैव ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, और दूसरा वह जो केवल शारीरिक श्रम करता है। पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग पर शोषण करता है, और ये समाज समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग यानी क्लास। तो वर्ग क्या है? तो वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो, और जिनके साधारण हित एक हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्सवादी या मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो भागों को मानकर चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता है, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधन, भूमि और पूंजी पर आधारित रखता है। उसी जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला और घोर परिश्रम करने वाला लोगों का वर्ग है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण से लाभ उठाता है तथा श्रमजीवी वर्ग शोषण करता है, और दूसरा वर्ग पर्याप्त श्रम करने के बावजूद जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता, और निरंतर शोषित होते हैं। इस दृष्टि से पहले वर्ग को शोषण और दूसरे वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। पूंजीपति तथा श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। इनके हितों में परस्पर विरोधी या विरोध है। पूंजीपति स्वाभाविक रूप में श्रमिक को कम से कम मजदूरी देना चाहता है, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मजदूर अधिक से अधिक मजदूर बचाना चाहता है। हितों में परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है। इसी वर्ग संघर्ष हमेशा चला आ रहा है। मार्क्स और एंगेल्स ने नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स और एंगेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा अमान्य, भूस्वामी भी या भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार
संक्षेप में देखें तो उत्पीड़न तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे को विरोध करते हैं तथा अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते हैं। इस संघर्ष की परिणति या तो हर बार समाज क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वालों के सर्वनाश से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीपति की अंत की आवश्यक भावना व्यक्त करती है। इसके अनुसार पूंजीपति व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पूंजीवादी का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है, जिसके कारण धन का संकेंद्रण बहुत थोड़े से व्यक्तियों में होता जाता है, जिसके कारण पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी तथा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं। श्रमिक के एक साथ काम करने से श्रमिक संगठित होते हैं तथा यूनान में वर्गीय चेतना का विकास होता है। जब यह मजदूर संगठन बड़ा होता है तो वह पूंजीपति या पूंजीवादी प्रणाली के विरोध हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों में उत्पादन अधिक हो जाने पर इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती है। विकसित पूंजीपति दूसरे देशों में भी पूंजी लगाते हैं, जिसके कारण पूंजीपति विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती है और पूंजीवादी शक्ति का ह्रास होता है, तो यह संघर्ष एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यह संघर्ष पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा इस कारण है कि सभी देशों की श्रमिक समान रूप से पूंजीवादी के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। इसी कारण श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक संगठित हो जाता है। तो पूंजीवाद इस संगठित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता है और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वह अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और सर्वग्राही वर्ग के विजय को मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है बोला यहाँ पर कि इस प्रकार मार्क्स का विश्वास था कि श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, तब धीरे धीरे पूंजीवाद वर्ग के अंतिम विरोध भी समाप्त कर दिए जाएंगे और इसके एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग की क्रांति प्रमुख शर्त है। तो इस प्रकार इसका सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का। इसके बाद इस सिद्धांत का आलोचना देखते हैं। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना में लिखना है इसमें पॉइंट वाइज है। तो पहले लिखना है इतिहास को समझने तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए मार्क्स का
वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी कई आधारों पर आलोचनाएं भी की गई हैं। इसके बाद पहला पॉइंट में लिखना है, समाज में केवल दो ही वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग नहीं, बल्कि एक तीसरा मध्यवर्गीय या बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जिसकी मार्क्स ने अवहेलना की है। इस वर्ग ने समाज समाज विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मार्क्स की एक सृष्टि यह भी है कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। समाज का सही विश्लेषण जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा सभी के आधार पर बांटना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स की इस धारणा को हमें स्वीकार नहीं किया जा सकता, या स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। मानव जीवन का संचालन तत्व संघर्ष न होकर प्रेम, सहयोग और सामंजस्य की भावना है, जो कि मार्क्स की बहुत बड़ी भूल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात की है, जबकि इतिहास साक्षी है कि जो भी क्रांति हुई है उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग द्वारा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि मार्क्स का यह कहना है कि संसार का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं, धर्म, शक्ति की इच्छा, दुर्भावनाएं आदि संघर्ष के कारण रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना का जो संभावना व्यक्त किया है वह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद ने स्वयं को बदली परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही नहीं हुई कि पूंजीवाद के विनाश के बाद सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ में जाएगी। ऐसी यदि ऐसा हुआ तो सत्ता किसके हाथ जाएगी? फांसीवाद, अधिनायकवाद जैसे और भी विकल्प हैं। इसके बाद अंत में वर्ग संघर्ष सिद्धांत का पूरी तरह तर्क पर आधारित तथा वैज्ञानिक नहीं, फिर भी मार्क्सवादी चिंतन में इसका महत्व है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत था, जो कि इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। तो जो भी इसका नोट्स बनाना चाहते हैं वो दोबारा नोट्स बना लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, दोबारा दिखा दे रहे हैं। और जो भी इस वीडियो में नए होंगे इस चैनल में, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। हाँ, तो इस प्रकार ये कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत का विश्लेषण था, जो इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। और
फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।